नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और हम लोगों के द्वारा जो वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है वो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। तो हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल में 2 सीरीज शुरू किए हुए हैं। एक केमिस्ट्री का MCQ सीरीज जो कि पिछले प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आपको वहाँ पे बताया जा रहा है, और साथ ही साथ हम लोग रसायन शास्त्र को क्रमवार तरीके से देख रहे हैं। कुल 9 अध्यायों में हम लोग बांट के इसको पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्रमवार पढ़ने से आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत अच्छे तरह से क्लियर होते जा रहा होगा। इसके अंतर्गत हम लोग अभी 2 अध्याय देख चुके हैं, हमारे परिवेश के पदार्थ और पदार्थों का वर्गीकरण। उम्मीद करते हैं ये दोनों वीडियो आप लोग से चैप्टर से संबंधित वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उन वीडियो को देखिए, बहुत कुछ नया जानने को आपको मिलेगा। आज का हमारा अध्याय होगा परमाणु, अणु और आयन। इन टॉपिक को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल 9 अध्याय हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं तो उनको जाके आप देखिए। चलिए आज हम लोग देर न करते हुए नया चैप्टर का हम लोग शुरू करते हैं, परमाणु, अणु, आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स ऑन आयन। तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट या अपने आसपास में जो बच्चे खेलते हुए उसके और नज़र दौड़ाए होंगे तो कभी आप लोग देखे होंगे कि वो लोग छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक बना है उसका जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वो क्या है? तो ये बिल्डिंग ब्लॉक का ये सबसे छोटा इकाई। तो जैसे अगर हम कहें कि ये जो घर बना हुआ है या स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किससे बना है, तो इस चीज से मिलके वो बना हुआ है। सबसे सूक्ष्म इकाई जो है यही है। तो उसी तरह से शुरुआत से ही या प्राचीन काल से बहुत सारे दार्शनिक जो थे इसके बारे में सोचना चाह रहे थे या समझने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जीव जंतु हैं, चाहे जो भी पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं, धातु हैं, अधातु है, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, जो कि उस समय भौतिक रूप में दिखाई देता था। तो ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये जो बना है उसका सबसे सूक्ष्म कण क्या है। बहुत सारे लोग इसको तोड़ के देखने का प्रयास किए, जैसे कि सोना का हम जानते हैं बहुत ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल है। तो इस तरह से सोने को तोड़ने का प्रयास किया गया और इसका बहुत सारे छोटे छोटे नर्ड्स निकाले, लेकिन एक लिमिट के बाद इसे तोड़ना संभव नहीं आ पाया। तो इसी संदर्भ में भारतीय इतिहास में लगभग 600 BC के आसपास, 600 ईस्वी पूर्व के आसपास आपके बहुत सारे, जैसे हम लोग इतिहास में षड्दर्शन पढ़ते हैं, उसमें से एक महर्षि कणाद थे जो कि एक दर्शन देते हैं जिनका नाम था आपका वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। तो ये महर्षि कणाद जो थे ये पहली बार इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं सोने में कि उसको तोड़ते हैं और तोड़ते 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 बहुत सूक्ष्म रूप में वो तोड़ते हैं, बट एक लिमिट होता है, उससे छोटे रूप में वो तोड़ नहीं सकते हैं। तब वो कहते हैं कि हमारा जो भी, या गोल्ड जो है या कोई भी पदार्थ जो है उसका जो सबसे सूक्ष्म रूप जो होगा, सबसे छोटा रूप जिससे मिलके वो बना होगा, वो जो होगा वो क्या होगा। उनको एक नाम दिया उन्होंने। वो उस स्तर पे जा तो नहीं सके लेकिन उस चीज को एक नाम दिया और उसको बोला परमाणुस। और इस तरह से यहाँ पे परमाणु, यही वर्ड जो आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे, यही वर्ड जो है परमाणु से ही परमाणु शब्द आपका आया है। और इस तरह से इस दर्शन, वैशेषिक दर्शन के अनुसार अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो कहा गया कि पूरा हम लोग का ब्रह्मांड जो है वो 4 तत्वों से मिलके बना हुआ है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है। इसमें एक और जोड़ा गया आकाश, चवार्क दर्शन के द्वारा। और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि हमारा जो, या कहते थे कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलके ही बना हुआ है। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कुल 118 तत्व के बारे में अभी तक जानकारी है। तो उन 118 तत्वों के मिलने से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो ये सब शुरुआती चरण था। यहाँ पे मतलब पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में जानने का लोग प्रयास कर रहे थे, दार्शनिक प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग विश्व के दूसरे हिस्से में, जैसे ग्रीक दार्शनिक के बारे में अगर हम देखें तो डेमोक्रिटस और लोसिफस लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ये लोग भी आते हैं और ये लोग भी अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये लोग भी सबसे सूक्ष्म कण को प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज से सोचिए कि लगभग आपका 2500-2600 साल पहले ये एटम और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझना या उसके बारे में जानना बहुत असंभव जैसा चीज था। तो इन्होंने भी कहा कि जो सबसे छोटा रूप है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं या जो अविभाज्य है, उसको इन लोगों ने एक नाम दिया और वो नाम जो है एटोमस के नाम से जाना जाता है।
और यही एटोमस जो है वो आगे चल के एटम बनेगा। तो कनाद मुनि का परमाणु से परमाणु बनेगा और उसी को इंग्लिश में हम लोग एटम कहेंगे, जो कि एटोमस शब्द से निकला है। तो ये सब प्रारंभिक या प्राचीन काल में इस तरह से होता है। तो इसी तरह से क्लास 11 एनसीईआरटी जो है इंट्रोडक्शन के अनुसार यहाँ पे देता है कि परमाणु जो होता है वो ग्रीक भाषा से यहाँ पे निकला है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते लगभग इसी तरह के लोग मानते थे कि हाँ परमाणु ही सबसे छोटा इकाई है, इसको और तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आएंगे जिसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग को यहाँ पे अवगत करवाएंगे और इस तरह से हमको पता चलेगा कि परमाणु से भी सबसे छोटे रूप में उसको भी और तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तो क्वार्क, फर्मियोन, बोसोन्स, इस तरह से में भी हम लोग उसको तोड़ते हैं। तो इस तरह से शुरुआत में जो एक तरह से रिवॉल्यूशन आया, क्रांतिकारी यहाँ पे चेंज आता है, वो डाल्टन के द्वारा आता है जब वो अपना परमाणु सिद्धांत देते हैं। तो परमाणु सिद्धांत जो दिए वो किस आधार पे दिए, उससे पहले क्या चल रहा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो 2 नियम ऐसे थे जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से संबंधित थे कि जब भी एक एटम जो होता है वो दूसरे एटम के साथ मिलता है। अभी हम एटम के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आप समझिए 1774 में एटम के बारे में उस तरह से कोई जानकारी नहीं था। तो जैसे यहाँ पे कोई एक एटम है ए और बी, आपस में यहाँ पे ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं या कॉम्बाइन होते हैं, तो यहाँ पे सी और डी प्रोडक्ट बनता है। अगर हम LHS और RHS यानी कि इनको C और D को यहाँ पे इनके वेट को या अगर हम यहाँ पे मेजरमेंट करें तो ये भी 23 आता है और ये भी 23 आएगा। भले C का 7 ग्राम है तो ये 16 ग्राम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो मास रहेगा वो कंजर्व रहेगा। या तो कहने का मतलब मैटर ना तो बनता है और ना ही यहाँ पे कोई मैटर नष्ट होगा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना उस समय मुश्किल था। ऐसा हो रहा है ये चीज़ बताया लावांजुए लेवाइशियर, जो कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। इसके बारे में पहला अध्याय में इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे भी थे। तो ये चीज़ ये बताया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा ये समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद एक और था कि निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन था, जिसके अंतर्गत प्राउस्ट महाशय जो है वो 1789 में एक चीज बताते हैं कि अगर H2O है तो ये फिक्स रेशियो में होगा, यानी हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन 1 ही होगा। अगर इसका रेशियो चेंज कर देंगे तो ये या तो कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, दूसरा यौगिक बन जाएगा, या तो मिश्रण बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे उम्मीद करते हैं आप तत्व, यौगिक, मिश्रण ये सब में अंतर कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पिछला चैप्टर आप जाके देखिए, वहाँ पे इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, अगर इसका हम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो 1:2 है। H2O में यहाँ पे देखें तो 2:1 है। तो इस तरह से निश्चित अनुपात ही होते हैं, अनुपात चेंज नहीं होता है। लेकिन ऐसा ये क्यों हो रहा है? अभी तो हम जान रहे हैं कि हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है, लेकिन उस समय ये चीज़ जानकारी नहीं था कि एटम हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ये सब अभी बाद में डाल्टन जब आएंगे। अभी देखिए ये डेट अगर 1789 है, अभी 1808 में जो है वो डाल्टन अपना एटॉमिक थ्योरी देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है वो क्लियर होना शुरू होगा। तो इसी क्रम में डाल्टन जी आते हैं। डाल्टन जी का जन्म यहाँ पे दिया गया है 1766 में, इंग्लैंड में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 साल में ही वो टीचर बन गए थे और 7 साल बाद यानी 19 साल में ही वो प्रिंसिपल बन गए थे। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1908 में परमाणु सिद्धांत दिया। तो आपको ये क्रांतिकारी एक तरह से घटना माना जा सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से प्राचीन जो मान्यता था उसको तोड़ते हुए एक नया थ्योरी यहाँ पे देते हैं। तो ये डेट हो सकता है आपको कभी पूछ दे कि एटॉमिक थ्योरी कब दिया गया डाल्टन के द्वारा, तो 1808 में दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे इनका थ्योरी देखेंगे। अब देखिए ये जो थ्योरी दिया गया था 1808 में दिया गया था, तो उस समय के अनुसार तो ये बहुत क्रांतिकारी यहाँ पे कदम था। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ थ्योरी में या सिद्धांत में यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके लिमिटेशन या दोष के रूप में वहाँ पे रह गए थे। इसको बाद में समझा गया। तो कभी कभी आपको पूछा जाता है कि डाल्टन थ्योरी में क्या क्या दोष है या क्या लिमिटेशन रह गए थे, तो उनको भी हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी, अगर उसमें किसी तरह का लिमिटेशन या दोष होगा तो उसको भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला थ्योरी देखते हैं। कहता है सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं और परमाणु खंडित नहीं किया जा सकते। अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे समझना है पदार्थ। तो हम लोग पहला चैप्टर में ही पढ़े थे कि पदार्थ किसे कहते हैं। अब पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म कणों से यहाँ पे बने होते हैं, और वो सूक्ष्म कण जो होते हैं वो एटम होते हैं। यानी कि अगर ये कॉपर है तो इसका जो सबसे सूक्ष्म कण जो होगा वो क्या कहलाएगा, एटम या परमाणु। जैसे कि हम लोग अभी देखे थे
कि यहाँ पे कनाद मुनि जो थे वो कहे थे कि सबसे सूक्ष्म कण जो है वो परमाणु है। डेमोक्रिटस और लुसिफस के द्वारा कहा गया था एटमस है। तो उन्हीं के द्वारा या उसी को एक तरह से कहिए उनका सम्मान करते हुए उनके द्वारा जो शब्द दिया गया था उसी शब्द से ये परमाणुस और एटमस या एटम शब्द जो है वो बना हुआ था। यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन आगे डाल्टन जी कहते हैं कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है, यानी परमाणु जो होता है यानी कॉपर का एटम या एल्युमिनियम का एटम को हम तोड़ नहीं सकते, या वो जो है वो सबसे सूक्ष्म है, उससे और छोटा रूप नहीं है। लेकिन ऐसा हम लोग को अभी पता है कि एटम जो होता है वो भी किसी चीज़ से मिलकर बनता है। तो किससे? तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं। आगे चलते जानकारी हम लोग को मिलता है ना, क्वार्क्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं, फर्मियंस है, बोसॉन्स है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्वार्क्स क्या होते हैं, फर्मियंस क्या होते हैं, बोसॉन्स क्या होते हैं। तो इस तरह से ये जो था इनका लिमिटेशन था कि एटम को खंडित नहीं या तोड़ नहीं सकते हैं, ये इनका लिमिटेशन या दोष में गिना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणु का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। इसीलिए तो हम लोग क्लास 10th में जो भी एटॉमिक या जो भी केमिकल रिएक्शन लिखते थे उसको हम लोग बैलेंस करते थे। जैसे कि सोडियम को अगर हम जल में यहाँ पे डालते हैं तो हम लोग का जो बनता था वो क्या बनता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे निर्माण होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ पे क्या है, मात्र 2। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अब देखिए कि ये सभी बैलेंस है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी रिएक्शन होता है तो कोई नया चीज यहाँ पे नहीं बनेगा और जो चीज है वो नष्ट भी नहीं होगा। तो ये थ्योरी दिया गया था डाल्टन के द्वारा, जो कि अभी तक सही है, इसके अभी कोई दोष इसमें नहीं पाया गया। तीसरा थ्योरी देखते हैं हम लोग, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणु के आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण सदृश होते हैं, यानी एक ही समान देखने को मिलता है। इनका कहने का मतलब सीधा सा है कि जैसे अगर यहाँ पे हम यहाँ पे आपका गोल्ड का एक यहाँ टुकड़ा ले ले तो ये जो होता है ये तत्व कहलाता है, जिसके बारे में हम लोग पिछला चैप्टर में या पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो तत्व बना है वो किस तरह से बना है, तो एक ही परमाणुओं के मिलने से ये तत्व का निर्माण हुआ है। मतलब एक प्रकार के परमाणु, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड के परमाणु मिले होंगे लाखों करोड़ों अरबों, तब जाके यहाँ पे एक तत्व जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है उसका यहाँ पे निर्माण हुआ होगा। तो इनका कहना था कि सोना जो है हम कहीं से भी ले उसका आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं रहेगा। सुनने में ये ठीक भी लगता है या हम लोग को अगर एक नज़र देखे ऊपर ऊपर तो ठीक लगता है, लेकिन इसका अपवाद देखने को आपको मिल जाएगा अगर आप लोगों ने समस्थानिक या आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है तीनों का तीनों हाइड्रोजन ही है। तीनों का एटॉमिक नंबर अगर देखें तो इसमें एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसमें भी एक प्रोटॉन है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसमें भी एक प्रोटॉन है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा। बट मास यहाँ पे देखा जाए तो मास इसका तो 1 होगा, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन ऐड हो गया इसलिए इसका मास 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 न्यूट्रॉन ऐड है तो यहाँ पे टोटल मास हो जाएगा 3। तो देखिए सेम एलिमेंट है बट मास डिफरेंट है, और यहाँ कहा गया था मास क्या होता है, एक समान होता है। तो ये इनका एक लिमिटेशन हो गया आइसोटोप्स के संदर्भ में। तो इस तरह से हम लोग 2 लिमिटेशन इसका देख चुके हैं। अगला थ्योरी हम लोग देखते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार के द्रव्यमान रासायनिक बल वाले होते हैं। यानी कि गोल्ड जो होगा वो सोना से बिल्कुल डिफरेंट होगा, इसका रासायनिक गुण अलग होगा, इसका द्रव्यमान अलग होंगे, इसके आकार अलग होंगे। फिर एक नज़र देखने से लगता है कि ये बात सही है, सोना और चांदी में कोई रिलेशन नहीं है, कोई समानता नहीं है। लेकिन फिर इसके अपवाद स्वरूप हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक है आर्गन, दूसरा है पोटेशियम और तीसरा कैल्शियम। तीनों के जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, 18, 19 और 20, बट मास जो है तीनों के सेम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे है कि एक डिफरेंट एलिमेंट है बट मास इक्वल है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट के कभी भी मास जो होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो होता है आइसोबार में आपको देखने को मिलता है। तो आइसोटॉप्स, आइसोबार ये सब बाद में खोजा गया। तो ये सब लिमिटेशन हम लोग को ठीक है, अभी लग रहा है कि डाल्टन ये सबसे चूक गए, लेकिन आप समझिए कि 1808 के समय ये वो बता रहे थे तो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो इस तरह से ये लिमिटेशन के तौर पे गिना जाता है। तो चलिए यहाँ पे अगला थ्योरी देखते हैं, रासायनिक संयोग में 2 या अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं। तो हाँ, अगर हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड करे तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, H2O। तो इस तरह से यहाँ पे आपके ये जो है आपके परमाणु होते हैं और ये जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। अणु और परमाणु के बारे में क्या डिफरेंस था उसके बारे में फिर से अगेन हम कह रहे हैं कि पिछला वीडियो में सारा चीज़ हम लोग डील कर चुके हैं। तो अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखिए।
उसके बाद यहाँ पे कहता है कि जो भी रासायनिक संयोग होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होता है, तो यहाँ पे वो सरल सांख्यिकी अनुपात में होता है, यानी कि 1:1 रेशियो है, 1:2। ये कभी भी 1:1.5 नहीं होगा, या 1:2.5 या 2.45 ऐसा नहीं होता है। जैसे H2O ही देखिए, यहाँ 2:1 है। यहाँ कभी ऐसा आप लोग केमिकल अभी तक हम लोग को नहीं लगा होगा कि 2.75:1 ऐसा कहीं पे रिएक्शन आप कॉम्बिनेशन इस तरह का नहीं देखेंगे। तो इस तरह से ये भी अभी सही है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई दोष नहीं है। एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। हाँ, कंपाउंड बन सकता है। देखिए यहाँ रेशियो अगर चेंज कर दें तो 1:1 में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, बट यहाँ रेशियो अगर हम चेंज कर देते हैं तो इसीलिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। तो इसीलिए कहा गया था कि जो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि अनुपात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निश्चित। अगर निश्चित अनुपात को आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो या तो वो नया कंपाउंड बन जाएगा या तो वो मिक्सचर का रूप ले लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका थ्योरी था, और कुछ लिमिटेशन यहाँ पे हम लोग उसके बारे में देखने का प्रयास कर रहे थे। तो इन सब के आगे लिमिटेशन देख लिए, थ्योरी देख लिए, तो हमको क्या जानने को मिला यहाँ परमाणु के डाल्टन के मॉडल के बाद। तो डाल्टन के परमाणु मॉडल के बाद हम लोग को दो चीज़ जानने को मिला कि सबसे पहले जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा था वो कैसे हो रहा था, वो चीज़ हमको समझ में आ गया, क्योंकि उस समय उससे पहले जो एटम मॉलिक्यूल्स इस सब के बारे में हम लोग को पता नहीं था, लेकिन अब हम लोगों को एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया गया। तो वो चीज़ आप जो नहीं समझ पा रहे थे वो चीज़ समझ में आ गया। दूसरा चीज़ है, सर्वप्रथम डाल्टन ने ही अंतिम कण को परमाणु और अंतिम यौगिक के अंतिम कण को यौगिक परमाणु कहा। तो इस तरह से डाल्टन जो है, ये भी पहले तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि एटम्स या हिंदी में इसको परमाणु कहते हैं, तो ये अपना सिद्धांत दिए तो उसमें वही नाम रखे जो कि प्राचीन समय से चलता आ रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे परमाणु कहा गया, और परमाणु यहाँ पे इसको कहा गया, और इसी तरह से इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिला इसको यहाँ पे अणु कहा गया। लेकिन अणु यहाँ पे डाल्टन जी नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे यौगिक परमाणु। आगे जाके एवोगाद्रो जी हैं, इसको अणु के नाम से यहाँ पे इसको अणु नाम इसका दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका पदार्थ के जो स्वतंत्र या सूक्ष्म जो कण होते हैं वो अणु होते हैं। इस तरह से दो परिभाषा हमको उभर के सामने आता है, पहला आपका एटम और दूसरा आपका मॉलिक्यूल्स। तो एटम में कहा जाता है किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्म कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो जैसे ये जो है, ये आपका तत्व है हाइड्रोजन, उसका अंतिम कण है, और यही रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, यानी यही कंबाइन हो रहे हैं, तब जाके हमको H2O एक जल क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, लेकिन और आपके एटम जो रहते हैं वो भी स्वतंत्र अवस्था नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपस में शेयर करेंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और एक दूसरे से कंबाइन होकर आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड आपका निर्माण करते हैं, और कंबाइन होकर एक नया यौगिक या कंपाउंड का यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो भाग ले रहे हैं इस रिएक्शन में वो कौन ले रहे हैं, परमाणु या एटम ले रहे हैं, और इससे जो हमको नया चीज़ जो मिल रहा है वो क्या है, अणु या मॉलिक्यूल्स। यानी अणु जो होते हैं वो बड़े होते हैं, अब परमाणु जो होते हैं वो छोटे होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इस अणु को अणु नाम जो दिया गया वो एवोगाद्रो के जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया, क्योंकि इसको यौगिक परमाणु के तौर पे बताया गया था डाल्टन के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों ने परमाणु और अणु के बारे में यहाँ समझने का प्रयास किया। एक छोटा सा टॉपिक है एटॉमिसिटी। कभी कभी पूछता है कोई, एक आपका कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि इसका एटॉमिसिटी कितना है। तो बहुत सिंपल है, जितने यहाँ पे एटम मौजूद है उतना ही उसका एटॉमिसिटी। जैसे हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एटॉमिसिटी इसकी कितने होगी, 2। उसी तरह H2O में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरह NH3 में आपका 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 4 हो जाएगा। मीथेन में आपका 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, तो टोटल जो एटॉमिसिटी हो जाएगा 5। बहुत सिंपल सा है, कभी कभी पूछ देता है, तो अगर इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग परमाणु, अणु और आयन के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझने का प्रयास किए कि कैसे यहाँ पे सबसे पहले पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में आदमी सोचे। दार्शनिक फिलोसोफर जो होते हैं सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु या एटम्स के तौर पे बोले। फिर डाल्टन जी आते हैं और अपना थ्योरी देते हैं, और उस थ्योरी के अनुसार उस चीज़ को और डिटेल से हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आगे आने वाले जो वीडियो में उसमें हम लोग उसको नापने और तौलने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो छोटे छोटे एटम है उसको नापा या तौला कैसे जाता है, और उसको काउंट करने का भी प्रयास करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे देखिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपने नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचे। देखते रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।